ये लिव इन रिलेशनशिप ही ये है, पापा की परी का ये होता है, फलाना ढिमकाना मीम्स बना के तमाम तरह के कि दलित और ब्राह्मण की शादी होगी, राजपूत और यादव की शादी सार्वजनिक रूप से वो कराएंगे, सभी हिंदू हैं तो सब हिंदू तो है ना, जाति है, कोई चमार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई ठाकुर है, कोई दुसाध है, कोई खटीक है, कोई मेहतर है, कोई कुर्मी है, कोई कोयरी है, कोई कुशवाहा है, हिंदू कौन है? लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं है। इस देश में मामला है, सीधा सीधा मामला है, अंबेडकरवाद बनाम गोलवलकरवाद, सवर्ण बनाम बहुजन, ये मामला है। देखिए, धर्म का झंडा ब्राह्मणों को उठाने दीजिए, हमारे युवा लैपटॉप चलाएं, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब याचना नहीं, रण होगा। आज बहुजनों की हिस्सेदारी पे बात करेंगे, सरकार की नाकामियों पे बात करेंगे, गोदी मीडिया असफल क्यों रही इस पर बात करेंगे। उन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे जो मानव जीवन से जुड़े हैं, जो जनता के जीवन से जुड़े हैं। लगातार हमारे देश में पिछले 8 सालों में जो माहौल हुआ, उसको लेकर बहुजन समाज की क्या दशा हुई, उसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओम सुधा सर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी, जो अभी खबर चल रही है श्रद्धा और आफ्ताब को लेके, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये तो मनुवाद की पोषक है, जहाँ की स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। ये जो लिव इन में रहने का जो अनुमति है, जो समाज में लिव इन रहना शुरू हुआ है लड़के लड़कियों का, ये बहुत आज़ाद ख्याल सोच है, जो महिलाओं को आज़ादी, पुरुषों की तो छोड़ दीजिए, महिलाओं को एक बड़ी आज़ादी हासिल हुई। लेकिन क्या है कि जो मनुवाद है वो महिलाओं को आज़ादी नहीं देता है। वो तो साफ है, मनुस्मृति कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं तारण के अधिकारी। तो इस सोच के लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि महिलाएं खुले में सांस लें, अपनी पसंद का जीवन साथी चुने, बिना शादी के साथ अपनी सहमति से किसी के साथ रहें। वो तो एक कमोडिटी है उनके लिए ना, एक इस्तेमाल की चीज है, उसकी अपनी सोच नहीं, औरत का अपना अस्तित्व नहीं है। तो इस सोच के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं है, इसलिए एक लिव इन रिलेशन के एक फेल्योर को ये पूरा प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप ही ये है, पापा की परी का ये होता है, फलाना ढिमकाना मीम्स बना के तमाम तरह के, इस तरह से औरतों की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। असल में पिछले 8 साल में जो सरकार आई है, इस विचारधारा को और ज्यादा बल मिला है। जब से ये सरकार आई है तो यह मनुवाद की पोषक सरकार है, तो स्त्रियों के खिलाफ जो विचार है उसको और ज्यादा बल मिला है। और इस तरह के लोग, कुंठित लोग मीडिया में एंकर बनकर बैठे हुए हैं, कुंठित लोग हैं, वो कहीं से हैं फ्रस्ट्रेट, पता नहीं कहां से फ्रस्ट्रेट हैं। वो औरतों की आज़ादी उनको पसंद है, इसलिए इस तरह की बातें फैला रहे हैं। एक फेल्योर को वो पूरा परसेप्शन उसके आधार पे बना दे रहे हैं, जबकि ये जो है एक आपराधिक घटना है, क्रिमिनल है। इस तरह के क्रिमिनल एक्ट अभी और सोशल मीडिया पे चल रही थी, जिसमें एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के को, पता नहीं सच है या झूठ, में समय नहीं मिला देखने का, तो इससे हम उससे भी परसेप्शन नहीं बना सकते। तो इस देश के जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, जनेऊ मीडिया है, मनु मीडिया है, उसको अपना एजेंडा चलाने के लिए हमेशा एक हिंदू मुस्लिम परसेप्शन, एक झूठा हवा खड़ा करना होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं है। इस देश में मामला है, सीधा सीधा मामला है, अंबेडकरवाद बनाम गोलवलकरवाद, सवर्ण बनाम बहुजन, ये मामला है। इसको दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम का जो है एक मिथ्या जो है लड़ाई तैयार किया जा रहा है, फेक लड़ाई। कहां कौन मुसलमान लड़ रहा है यार, कौन मुसलमान क्या कर रहा है, बेमतलब एक फेक सा आइडिया है हिंदू मुसलमान का, उसको बार बार एक ही रोटी को बार बार तवे पर उल्टाए जा रहे हैं, पलटाए जा रहे हैं। तो हिंदू मुसल, इनको असल में इस देश में SC ST OBC की जो हकमारी हो रही है, SC ST OBC जो गोल बंद हो रहे हैं, यह उनको नहीं पसंद है। तो इसको दबाने के लिए ये इस तरह का हिंदू मुस्लिम का खेल करते हैं। काहे का हिंदू? हिंदू है तो फिर यहाँ हिंदू कहाँ है, कौन है हिंदू? यहाँ तो कोई चमार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई ठाकुर है, कोई तो कुर्मी है, कोई राष्ट्रीय। सर 80% लोगों को वो हिंदू बोलते हैं, वो खुद अपने आप को
राम भक्त बोलते हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, दूसरी तरफ मोदी जी ने क्यों कहा था अपने चुनाव प्रचार में कि मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं? मोदी जी तय करें कि या तो हिंदू हैं या ओबीसी हैं। तो ओबीसी भी हैं, हिंदू भी हैं, यह कैसे संभव है? और एक ओबीसी की शादी हो जाता है क्या ब्राह्मण से, राजपूत से हो जाता है क्या? माने होता ही नहीं है। तो फिर हिंदू सब कैसे हो गया? सब हिंदू तो है नहीं, जाति है। कोई चमार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई ठाकुर है, कोई दुसाध है, कोई खटीक है, कोई मेहतर है, कोई कुर्मी है, कोई कोयरी है, कोई कुशवाहा है। हिंदू कौन है? मतलब ये तो इस सवाल का जवाब मोहन भागवत भी नहीं दे पाएगा। आप कहना चाहते हैं देश में जनेऊ की राजनीति चल रही है? बिल्कुल, जनेऊ की राजनीति क्या चल रही है? जनेऊ का राज चल रहा है, जनेऊ की लीला चल रही है देश में, और जातियों का खेल चल रहा है पूरा ये। और हिंदू मुस्लिम तो फेक बात है। आपकी बातों से कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर भी एक टिप्पणी की, उनके ऊपर भी एफआईआर हो गई। देखिए, राहुल गांधी का मामला है, राहुल गांधी जाने, लेकिन सावरकर तो माफी मांगा था अंग्रेजों से। ऐसे समय में जब लोग फांसी पर चढ़ जा रहे थे, 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए। ये अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, 14 बार चिट्ठी लिखी, माफी मांगा। तो ठीक है, अब इनके पास लोग नहीं है, हीरो नहीं है, तब क्या करेंगे? माफी मांगने वाले को ही हीरो बता देते हैं। लेकिन अब तो मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि अब हमें जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। मोहन भागवत जी का आइडिया तो तब फलीभूत माना जाएगा जब मोहन भागवत सार्वजनिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित करें। दो आइडिया है उनके लिए कि दलित और ब्राह्मण की शादी होगी, राजपूत और यादव की शादी सार्वजनिक रूप से वो कराएंगे, सभी हिंदू हैं तो, जाति नहीं है तो। दूसरा, सबसे पहले उनको 100 साल हो गया आरएसएस का, उनको आरएसएस का चीफ किसी दलित को बना देना चाहिए, फिर किसी आदिवासी को बनाना चाहिए, फिर किसी ओबीसी को बनाना चाहिए, फिर किसी महिला को बनाना चाहिए। तब माना जाएगा कि जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं मोहन भागवत। अन्यथा वो फर्जी बोल है, ब्राह्मण राष्ट्र चला रहे हैं। राष्ट्रपति तो आपकी आदिवासी समाज से बने। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अपनी जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। फिर तो ओबीसी मोदी भी हैं, तो हमें वो जाति का नेता तो चाहिए ही नहीं भैया, वो तो और खतरनाक है। हमें अब जैसे चिराग पासवान है, पूरा धागा वागा लपेट के रहता है, नकली, बताइए, तो फिर हमें वो नहीं चाहिए ना, जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। आप बहुजन समाज की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, तमाम राज्यों में जाकर जगह जगह प्रोग्राम आयोजित करते हैं। बहुजन समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, क्या स्थिति है? वो तो असफल होती हुई नजर आ रही है। वो होगी असफल, इसके पीछे का कारण भी जाति है ना। एक तो जो पूरा बहुजन का कंसेप्ट, हम लोग उस पर भी कभी कभी सवाल उठाते हैं कि जातियों में इस तरह हम लोगों को गूंथ दिया गया है ना, कि आप समझिए कि इस देश में एक धोबी का एक खटीक जो है लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। किसी जाटव का लीडरशिप कोई यादव एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो आप तो पहले एससी के अंदर ही जितनी जातियां शेड्यूल कास्ट के अंदर में, तो वो ही एक दूसरे का लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करिए, तो आप सोच रहे कि एससी का लीडरशिप कोई ओबीसी एक्सेप्ट करे? तो बहुजन एकता कभी कभी मुझे लगता है कि इस पर भी हम लोगों को एक बार विचार कर लेना चाहिए कि एक तो ये भी कारण है, दूसरा ये है जो लोग जब सत्ता में आते हैं तो अपनी जाति अपने समाज के लोगों को जो है ज्यादा पार्टिसिपेशन देने लगते हैं। बहुजन के नाम पर जो लोग सत्ता में चुनकर जाते हैं, अब जैसे इस चुनाव में मायावती जी ने कहा कि मुझे जाटव समाज के लोगों ने ज्यादा वोट दिया। अब मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरी कांसीराम साहब की परंपरा उनसे जुड़ी है। अब इस तरह कहेंगे किसी एक जाति को लेकर, जिस जाति से वो आती हैं, तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब निकाला जाए? मुझे लगता है कि फेल्योर के पीछे हम लोगों को भी अपना भी मूल्यांकन करना चाहिए, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो। युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि युवाओं को पिछले 8 सालों में डंडा और झंडा उठाने की जो आदत हो गई है, धर्म का अफीम चाटने की जो आदत हो गई है, उससे माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। देखिए, धर्म का झंडा ब्राह्मणों को उठाने दीजिए। हमारे युवा लैपटॉप चलाएं, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं, अंग्रेजी बोलना सीखें, अच्छी नौकरी खोजें, अंग्रेजी मजबूत कर लें, अपना इंग्लिश का कोचिंग लें। हमारे युवाओं को अच्छी किताब पढ़ें, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी इसी पे फोकस करें हमारे युवा। 28 को आप एक वो झंडा डंडा मस्जिद मंदिर करने दें सवर्णों को, देखते हैं कितना करते हैं लोग। 28 तारीख को आप एक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं दिल्ली में, उसको लेके क्या रोड मैप है? 28 नवंबर को हम लोग जो इस देश के जो SC ST OBC के जो मुद्दे हैं, आरक्षण का सवाल है, निजीकरण का सवाल है,
नई संसद भवन का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर करने का सवाल है, दलित उत्पीड़न का सवाल है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो असंवैधानिक आया है उसका सवाल है, इन तमाम जो जाति जनगणना के प्रकाशन का सवाल है, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करने का सवाल है। इन तमाम सवालों पर हम 28 नवंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। नेशनल दस्तक के जितने व्यूअर हैं उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में 28 नवंबर 2022 को हमारी रैली का हिस्सा बने, क्योंकि यह रैली हमारी आखिरी लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई है। इस रैली में आप अधिक से अधिक संख्या में आए। चलिए, ये थे ओम सुधा। हमने तमाम उन मुद्दों पे बात की जो इस हफ्ते की लेटेस्ट न्यूज़ थी। जाति व्यवस्था पे बात की, उन्होंने मीडिया को लेके बात की। मीडिया जो है वो सरकार का पपेट बन गया है, सरकार जो कहती है उसी को लेके वो गुणगान करने लगते हैं, लेकिन सही मायने में मीडिया जो है पत्रकारिता को ख़त्म करती जा रही है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ सरकार के हित में ही सवाल करती है। जब मीडिया सरकार का गुणगान करने लग जाए तो समझिए सरकार असफल हो गई है अपने काम करने में। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका जो भी राय है तो आप खुलकर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और 28 तारीख को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम होने जा रहा है। दिल्ली, एनसीआर और अन्य किसी राज्यों से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप टिकट लीजिए, आप पैदल निकलिए, आप अपना वाहन लेके निकलिए, लेकिन इस प्रोग्राम को सफल बनाइए, क्योंकि ये बात संसद का नाम बदलने के लिए नहीं, आपकी डिग्निटी के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। अगर इस प्रोग्राम को सफल बनाना है तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा और सड़कों पे आना पड़ेगा। सड़कों की आवाज़ को ताकत देनी पड़ेगी, तभी जाके संसद में बैठे लोगों का ज़मीर जागेगा। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।